गाइस आज की वीडियो में बात करें टोक्यो गहोल एपिसोड 9 के बारे में। इफ इनके पहले एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी सन जगह चेकआउट कर सकते हो। जिसकी स्टार्टिंग में आमोन का सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से अपनी एकेडमी ट्रेनिंग करने के बाद सीसीसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना, जहाँ पे इसकी मुलाकात हुई थी किशोरीमा से, जो कि साइन करता इसका हेड, जो कि था माटो। फिलहाल जो पहला इन्हें क्राइम केस मिला है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके अंदर एक एप्पल हेडेड गोल है जिसे फ्रूट लेडी के नाम से जाना जाता है, और पिछले साल उसने 50 लोगों को मार दिया। एंड सस्पेक्ट में है ये ओल्ड लेडी, लेकिन आमोन को यकीन नहीं होता कि ये बूढ़ी औरत गोल है और लोगों को मारती जा रही है। एक बार के लिए मार्डो से पूछता है कि अपन को क्या करना चाहिए, तो मार्डो भी कहता है अपन इसे मार देंगे, मैं गोल्स को मारता तो आ रहा हूँ, तभी तो इतनी बूढ़ी एज में भी मैं अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ। तो सिमिलरली उस बूढ़ी औरत से जाके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्डो पूरी गेम चेंज कर देता है। कहता है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने मुझे दिया था उसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आप कोई गोल वगैरह नहीं हो, एक नॉर्मल इंसान हो, और अपनी तरफ से माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ वगैरह करना, और चल देता है यहाँ से। लेकिन जाते वक्त आमोन पूछता है तुम्हारे पास उसका मेडिकल सर्टिफिकेट था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे कहता है कि मार्डो, आज के टाइम में फेक डॉक्यूमेंट बनाना काफ़ी आसान है, बस मैं उसे तसल्ली देना चाहता था कि तू काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे और हम तुझे कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन तुम्हें भी एक क्वीन के मिला है, क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे कि आजकल के लोंडो को कौन सा क्वीन के दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आमोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि मैं फालतू के पखंड करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें तो कोई सीरियसनेस नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी जॉब को सीरियसली करता हूँ। और एक बार के लिए मार्डो को अकेला ही छोड़ के यहाँ से चल देता है। सामने की तरफ जाते वक्त आमोन को दिखती वही बूढ़ी औरत जो कि रास्ता पार करने की कोशिश कर रही है, उसकी मदद करने के लिए घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। सामने की तरफ एक टनल में से होते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी ध्यान गया इसके बैक की तरफ, जिसके यहाँ खून टपक रहा था, और उसकी आंखें भी चेंज होगी, जो कि अपन को सपोज करने के लिए महसूस कर देती है कि डेफिनेटली मार्डो बिल्कुल सही था। इसके ऊपर अटैक करने वाली डिफेंड करते हुए क्वीन के को सामने की तरफ अड़ाया, लेकिन डेंट आने की वजह से इसका क्वीन के ओपन नहीं होता और लगता है कि ये मर जाएगा। तभी पीछे की तरफ से मार्डो इसे मारते हुए आता है और कहता है कि एक स्वीसी दिखने वाली बुढ़िया भी गोल हो सकती है। आमोन भी गिल्टी महसूस करता है, पर मार्डो के मन में है कि ये काफ़ी बढ़िया चाह रहा था इस बुढ़िया को पकड़ने के लिए। इवन दो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर तुम्हें गोल से हर हाल में लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे उसके अंदर तुम्हारी जान भी जाती हो। लेकिन बात किया तो करंट टाइम में, जहाँ पे आमोन कुछ फ्लावर लेते हुए मार्डो के ग्रेव के ऊपर जा रहा था, लेकिन तभी मिलता है ये हेड। कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाद में बताऊंगा, पहले तुम मार्डो के ग्रेव के पास जाओ, मार्डो को तुम्हारे ऊपर गर्व वगैरह महसूस होगा। वही दूसरी तरफ बात किया तो आर्टिकल में न्यूज़ में आ रहा था कि 11 वार्ड में कुछ डेड बॉडीज मिली है, हो सकता है गोल्स का इनमें हाथ हो। एंड कानिको को हिन में मिलती है जिसने अपना वेश बदला हुआ था, जिसके अंदर टोका ने इसकी मदद करी थी नकली विग और कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइज चीज़ें देने में। एंड कहते हैं कि अपने बर्ड के लिए बर्ड हाउस लेने जा रही है रेंजी योमो के साथ, जो कि था ये पैरेट जिसका योशिमुरा ध्यान रखे है। लेकिन कानिकी के मन में तो यही था, इतना बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन टोका ने इसका ध्यान वगैरह रखा और लगता है कि इस समय के साथ साथ इसकी स्माइल भी इसके चेहरे वापस आ जाएगी। और याद करता है वो इंसिडेंट कि किस तरह से सैड होकर बैठी थी, लेकिन तभी बालकनी में गिरा एक पैरेट जो कि काफ़ी इंजर्ड था, लेकिन इसके अंदर जीने की उम्मीद थी, काफ़ी खुश होती और इसके लिए भी काफ़ी अपसेट। वो काफ़ी इमोशनल पल था। जैसे कि वो लोग तो चले गए, तभी आते टोका पूछते कि वो बर्ड कहाँ पे है, बिकॉज उसे बर्ड से डर लगता है। वो बर्ड है योशिमुरा के पास। हो सब कुछ नॉर्मल सोच के अपने काम वगैरह पे लग जाती है। फिलहाल समय के घाव के साथ सब चीज़ें वापस से नॉर्मल होती दिख रही है। इवन दो हिने भी उस जगह पे जाती है जहाँ पे इसकी मॉम की डेथ हुई थी। सच में इमोशनल पल था, लेकिन अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कैसे न कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जहाँ पे आर्टिकू में टोका ने कप तोड़ दिया और नीचे और टोका के बीच में हिचू पिचू हो जाती है, कान की क्लीन कर रहा है। पर न्यूज़ में तो यही आ रहा था कि कुछ सीसी इन्वेस्टिगेटर जो कि ड्यूटी पे थे, उनकी डेड बॉडी मिली है 11th वार्ड में, कुछ ना कुछ तो खतरनाक है। जैसा कि आमोन मार्डो की ग्रेव पे गया था और अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए फ्लावर वगैरह रखता है, वहाँ भी जा रहा था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से ये औरत भी आ रही थी जिसके पास फ्लावर थे। वही दूसरी तरफ कान की उस बार वाली लड़की जाके मिलता है एंड कहता है जैसे कि रीजे का गोश्त मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बॉडी लास्ट टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और मैंने रेंजी योमो को भी पेल दिया था। काफ़ी टेंशन में होता है एंड पूछने की कोशिश तुम रीजे के बारे में और क्या कुछ जानती हो, लेकिन बार वाली लड़की मन में तो यही था कि रीजे को छोड़ के मैं सभी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। पर रीजे तो अपने आप में एक मिस्ट्री है, पता नहीं अचानक से एक दिन यहाँ पे आई, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर कहीं ना कहीं से तो आई होगी और उम्मीद करती है कि तुम्हें 11th वार्ड में जाके इसके बारे में पता करनी पड़ेगी, बिकॉज उससे पूछा गया था तो कह रही थी 11th वार्ड में से कहीं से आई है और हो सकता है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पे कहीं पे मिले। जैसे ही कान की घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में टकराता है इस अजीब से लड़के के साथ, लेकिन इसके मन में इसकी स्मेल तो काफ़ी डिलीशियस है और दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ चल जाते हैं। लेकिन इस लड़के ने कानकी का वॉलेट चोरी कर लिया जिसके अंदर थे एंट्रेंस कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड और स्टूडेंट आईडी, जिसके अंदर उसका नाम लिखा था कैन कानेकी, 19 साल का, सेम वही एज जितनी कि इस लड़के की है। और कुछ चिल्लर्स, लगता है कि जैसे कि उस लड़के ने मुझे ही लूट लिया हो।
और अगले ही दिन आटेकू में जैसा हीडे आता है पूरा किस्सा बताता है कि इसका बटुआ वगैरह चोरी कर लिया था, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं, पुलिस रिपोर्ट करने की जरूरत बनती नहीं थी बिकॉज उसके अंदर कुछ चिल्लर ही पड़े थे, कोई काम के नहीं। लेकिन न्यूज़ में तो यही अभी तक आ रहा था कि सीसी इन्वेस्टिगेटर कोई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ सीसी इन्वेस्टिगेटर को भेजा जा रहा है 11 एंड 20 वार्ड में। हीरो को भी शॉकिंग करने वाला था कि 20 वार्ड में भी कुछ घिचू मिचू होने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना कुछ बैलेंस शिफ्ट हुआ कैसे। कानकी को भी अजीब लगता है, अरे क्या हुआ, तुझे टेंशन क्यों हो रही है। तो हीरो कहता है कि मेरी थ्योरी के हिसाब से कोई गोल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रह के सारा कुछ कंट्रोल कर रही है और वो रीजे अचानक से कहाँ गायब होगी। इसके अलावा कुछ और भी गोल्ड रिलेटेड बातें करता है, जिसे देखने के बाद कानकी का मुंह तो बिल्कुल सफेद पड़ गया था एंड पूछता है कि तुम्हें गोस्ट के अंदर इतना इंटरेस्ट आया कैसे। हीडे भी कहता है मैं तुमसे काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था। वो दिखाता है ये बुक वही सेम बंदे की जो कि अपने एपिसोड 1 में देखा था, जिसका इंटरव्यू टीवी में आ रहा था एंड कहता है कि इसने काफ़ी कुछ गोस्ट से रिलेटेड लिखा है, जिसे देख के मेरा भी इंटरेस्ट बना कि किस तरह से गोस्ट की गैंग है और ये क्लाउन मास्क वाले बैड एस और कुछ अदर स्टफ्स की बात करता है। लेकिन कहता है कि मुझे जाना है और एक बार के लिए ऐसे चलता है, पर काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है हीरे के बारे में, मे बी ही ट्राई टू हाइड समथिंग। वही दूसरी तरफ बात किया तो आमोन को भी बुलाया जाता है री इन्फोर्समेंट के लिए, जहाँ पे इसके नए सीसी इन्वेस्टिगेटर साथी जिसके अंदर होने वाला होजी और टाकीजावा। इसके अलावा इसका ये हेड ये भी कहता है कि तुम्हारे ये दो सबॉर्डिनेट्स है तुम्हारे पीछे से 20 वोट में नज़र ये रखेंगे, लेकिन तुम्हें और मुझे एक स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है और हमारा मिशन है 11 वोट में जाना। जैसा कि तुम न्यूज़ वगैरह में देख रहे हो कि 11 वोट में कितना पंगा पड़ा है, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स वहाँ पे जाके उसे खत्म करने वाली है। वही दूसरी तरफ आटेकू में ये फैंसी कट वाला बंदा निशी और कानकी को बताता है कि रेंजी ओमोसे से पता चला कि 11 वोट में कुछ गोल्स आपस में टीम अप करके घूम रहे हैं और रास्ते में आने वाले सीसी इन्वेस्ट को मारते जा रहे हैं। मे भी इस वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी। खतरनाक कैसे, बिकॉज इससे हो सकती है सारी जगह लड़ाई ही लड़ाई। इसके अलावा थोड़ी बहुत फाटियाँ मारने के लिए ये भी कहता है कि तुम्हें उस टाइम पता चलेगा मेरे निकनेम के बारे में, डबल एप। आकर लोग मुझे डबल एप के नाम से क्यों जानते हैं। लेकिन तभी नीशो पूछता है टोका नहीं दिख रही, कहाँ पे है। कहता है कि टोका काम पे तो आई है, चल मैं जाओ के ऊपर जाके चेक करके वगैरह आता हूँ। जहाँ पे जाता है, लेकिन माडो की रिंग देखने के बाद टोका के मन में तो यही था कि उसकी भी कोई फैमिली थी और मैंने उसकी फैमिली से उसे अलग कर दिया। जैसे कानकी यहाँ पे आता है तो उससे पूछती है कि इन्वेस्टिगेटर्स की भी फैमिली होती है जैसे कि सबकी होती है, और अपना पास्ट की मूवमेंट्स वगैरह बताती है किस तरह से अपने भाई आयोटो के साथ और अपने पापा के साथ काफ़ी इंजॉय वगैरह करती थी और उसकी भी पूरी एक बढ़िया फैमिली थी, काफ़ी कुछ बढ़िया चल रहा था। और यहाँ पे पूछते कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पूछा, तो यहाँ पे कानकी अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि जो इसके डैड थे उसकी डेथ काफ़ी पहले हो चुकी, लेकिन इसके पास उसके कोई रिलेटेड मेमोरीज वगैरह नहीं है। और जब ये ग्रेड स्कूल में था उस टाइम इसकी मम्मी की भी मौत हो गई। लेकिन तभी पीछे तरह में भी आती है विद हर न्यू फैंसी हेयर कट जो कि टोका ने करा है, जिसे देखने बाद कानकी भी टोका की फ्रेज करता है, अरे काफ़ी बढ़िया टैलेंट है तुम्हारे अंदर। तो इस सीन को एक परफेक्ट एंडिंग देते हुए जैसा कि हीडे पैडी पे बैठा कोल्ड कॉफ़ी पी रहा था, सभी साइड की तरफ से जेसन और एक और गोल चपते जा रहे थे, बात कर रहे थे रीजे की। मेरे हाथ से चंगू से बच गए, लेकिन इस बार बचने वाली नहीं है, वेंडिंग मशीन से इन लोगों ने भी कोल्ड कॉफ़ी ली। इसके अलावा कुछ और गोल्स भी 20 वोट में जा रही है विद हिज मास्टर बोंजो। एंड यहाँ पे बोंजो कहता है कि अपन जानने वाले हैं आटेकू एक कॉफ़ी शॉप जहाँ पे लास्ट बार रीजे को देखा गया था। वही दूसरी तरफ 11th वार्ड में जैसे कि गोल्स ने गैंग बना रखी थी, सीसी इन्वेस्टिगेटर्स को मार डालते हैं एंड इनके मन में भी हमें 20th वार्ड में जाना पड़ेगा ताकि अपन रीजे को जाके प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी पीछे खड़ा हुआ गैंग का बंदा कहता है अरे हेड भैया वो तो तुम्हारा बर्थ प्लेस है ना, तुम भी वहाँ पे पैदा हुए हो। लेकिन ये हेड कहता है कि मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ याद तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद है कि वहाँ पे इंसानों को पसंद करने वाले कायर रहते हैं और उसमें से एक कायर इसकी फैमिली का हिस्सा भी है। डेफिनेटली ये है टोका का भाई आयोटो। एक ट्विस्टिंग सी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो गया, लेकिन देखना बनता है अगला एपिसोड जिसके अंदर अपन को पता चलेगा कि जब इन्हें पता चलेगा कि रीजे मर चुकी है और जेसन को पता चलेगा कि रीजे के ऑर्गन तो कानकी के अंदर है, क्या कुछ घपला कर लेगा। देखना बनता है अगला एपिसोड जिसका लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो प्लेलिस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।